जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चैप्टर नंबर 15 का लास्ट टॉपिक है जो कि है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकली आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं। आपके गली मोहल्लों में घर के बाहर भी ट्रांसफार्मर लगा होता है। बेसिकली ट्रांसफार्मर करता क्या है, आपके वोल्टेज लेवल को वेरी करता है। और क्यों ज़रूरत पड़ती है ट्रांसफार्मर की? क्योंकि आपकी जितनी भी डिवाइसेज हैं वो डिफरेंट वोल्टेज में ऑपरेट होती है। तो अगर डिफरेंट वोल्टेज में ऑपरेट होती है तो हमें ज़रूरत है वोल्टेज लेवल को चेंज करने की। ठीक है, तो इसलिए हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। टॉपिक की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 15 का आर्टिकल है 15.13 ट्रांसफार्मर। बेसिक नॉलेज थोड़ा सा देख लें। मैंने अभी आपको बताया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का नाम था, उसमें फैराडेज लॉ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, हम इसके अंदर यूज करेंगे। ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्शन वाला बेसिक प्रिंसिपल जो इसके अंदर यूज होता है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन के दो कॉइल्स होती हैं, यहाँ पर भी दो कॉइल्स हैं। और ट्रांसफार्मर स्टडी जो करते हैं, देखें आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है वो आपके सिटी वाले एरिया से कहीं दूर होती है। ठीक है, वहां से हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं और आपके घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। इसके दरमियान क्या होती है, जनरेशन होती है वो 11 kV से 18 kV के दरमियान होती है, मतलब हाई वोल्टेज पे जनरेशन होती है। और जो ट्रांसमिशन होती है वो 500 kV पे, मतलब 5 लाख वोल्टेज पे हम जनरेट करते हैं। अब 11 kV से 500 kV तक लेके जाने के लिए भी हमें ट्रांसफार्मर यूज होता है, जिसको हम जनरेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन के बाद आपके घरों तक जो आती है इलेक्ट्रिसिटी वो भी वोल्टेज को वेरी करके लेके आते हैं। और ऐसा करते क्यों है, हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, करंट कम हो जाता है। करंट कम होता है, आपके हीट लॉसेस कम होते हैं। तो बेसिक पर्पस हमारा क्या है ट्रांसफार्मर को यूज करने का, कि हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, करंट कम कर रहे हैं, करंट कम हो रहा है तो हीट लॉसेस कम हो रहे हैं। ठीक है जी, और ये डिफरेंट वोल्टेज पे हम अपनी डिवाइस को ऑपरेट करते हैं, इसलिए हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। टॉपिक में क्या है, जब नाउन क्वेश्चन आया आपने यहां से स्टार्ट करना है। डेफिनेशन क्या है, डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज लेवल अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ। जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ही यूज होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि दो कॉइल होती है, एक कॉइल में करंट चेंज करे तो दूसरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स एंड अ कोर मटेरियल, और वो मैग्नेटिक मटेरियल का कोर बनाता है। तो देखें ये कोर है, कोर के ऊपर हमने एक कॉइल माउंट की हुई है और दूसरी कॉइल माउंट की हुई है। वो कॉइल जो इनपुट सप्लाई के साथ कनेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और वो कॉइल जो आउटपुट सोर्स के साथ कनेक्ट होती है या आउटपुट लोड के साथ कनेक्ट होती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। तो आपके पास डायग्राम आ गई, इसमें ये साइड प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, ये कोर, ये इनपुट, ये लोड। ठीक है, और यहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर एसी पे ऑपरेट होता है, डीसी पे ऑपरेट नहीं होता। वजह क्या है, एसी के अंदर करंट चेंज होता है, करंट चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप डीसी ऑपरेट करें, डीसी अप्लाई करें तो ना फ्लक्स चेंज होगा, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो आपके एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि डीसी पे हम ट्रांसफार्मर को ऑपरेट नहीं करते। क्यों नहीं करते, ये मैंने आपको बताया। वर्किंग क्या है कि जब आप इनपुट सोर्स को अप्लाई करते हैं प्राइमरी पे तो ये चेंजिंग फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो कि कॉइल में से, इस कोर में से पास होगा। जो फ्लक्स इसने जनरेट किया वो यहाँ से भी पास करेगा, जब यहाँ से पास करेगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मेंशन किया है कि व्हेन अ एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू प्राइमरी साइड इट प्रोड्यूस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इन कोर same magnetic field pass through the secondary coil and EMF induced according to Faraday's law of electromagnetic induction. Derivation क्या है, according to Faraday's law is equal to minus n delta phi by delta t। तो जो प्राइमरी में EMF प्रोड्यूस होता है, ये प्राइमरी के वोल्टेज होते हैं, V is equal to minus n p delta phi by delta t। इसको नाम से इक्वेशन रखवानी है। इस तरह सेकेंडरी के अंदर जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो is equal to minus ns delta phi by delta t। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, आप क्या करें, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड कर दो। ठीक है जी, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी का उसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, vs ओवर vp ns ओवर np। इसमें जो ns ओवर np है इसको हम टर्न रेशियो भी कहते हैं, ये आपने बात याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स के अंदर हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, पावर इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर याद रखिएगा पावर लेवल को चेंज नहीं करता, सिर्फ वोल्टेज लेवल को चेंज करता है। जो इनपुट पावर होती है वही आउटपुट पावर होती है। रीजन क्या है, पावर आपके पास है VI,
पावर ट्रांसफार्मर के अंदर उसका लेवल चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं उसी रेशियो के साथ करंट कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात याद रखना। तो जो इसकी इनपुट पावर होती है वही आउटपुट पावर होती है। अगर आप सेकेंडरी के वोल्टेज बढ़ाए हैं तो सेकेंडरी का करंट भी तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्राइमरी की पावर होगी वही सेकेंडरी की पावर होगी। तो हमें पता है पावर का फार्मूला क्या होता है, V = VI, प्राइमरी करंट प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी करंट सेकेंडरी वोल्टेज। यहाँ से आप करंट की रेशियो निकाल सकते हैं, IP और IS, ये VP में जाके डिवाइड हो जाएगा, VP और VS और VP और MS और MP। अगर इनमें से आपसे करंट और वोल्टेज दे दिया जाए और उसमें से एक करंट आपसे पूछे तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, और अगर टर्न रेशियो दे दे तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज लेवल को बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और याद रखना है इसकी सेकेंडरी के टर्म्स प्राइमरी से ज्यादा होती है। कैसे, देखें, आपने सेकेंडरी के वोल्टेज को क्या करना है, इंक्रीज करना है। अब आपको सेकेंडरी को वोल्टेज चाहिए तो प्राइमरी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए मल्टीप्लाई बाय VP। अब सेकेंडरी के वोल्टेज ज्यादा चाहिए आपको, तो जितनी ज्यादा टर्न्स होंगी उतना ज्यादा आपको ये वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि प्राइमरी वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया वही है, ठीक है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज लेवल को डिक्रीज करता है, तो इसकी प्राइमरी की टर्म्स ज्यादा होंगी सेकेंडरी की टर्म्स, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये सेकेंडरी की टर्म्स क्या होंगी, कम होंगी प्राइमरी की टर्म्स। तो ये डायग्राम्स मैंने आपको शो भी करवा दिए। लास्ट में लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर के अंदर मेन जो लॉस होते हैं वो दो होते हैं, जिसको हम कहते हैं करंट लॉस और वोल्टेज लॉस। लेकिन आपके लेवल पे सिर्फ यही दो डिस्कस किए गए हैं, एक है एडी करंट लॉस और एक है हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करंट लॉस क्या है, अब देखिए जो फ्लक्स इनपुट ने प्रोड्यूस किया वो कोर में से भी तो पास हो रहा है, तो कोर एक मैग्नेटिक मटेरियल की बनी है, कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इसके अंदर भी क्या हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है, तो उसी लॉस को हम क्या कहते हैं, एडी करंट लॉस कहते हैं। और नेक्स्ट है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस क्या है कि इस इनपुट साइड ने क्या किया, मैग्नेटाइज बनाया इसको और डीमैग्नेटाइज किया, तो जो एनर्जी लॉस आपका मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस। और लास्ट में एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी के आउटपुट पावर और इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसकी ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है जितनी भी डिवाइस हम यूज करते हैं। और एक और बात, इसको हम स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। बाकी जो मोटर की बात करें तो आपकी होती है मूविंग, लेकिन ये ट्रांसफार्मर आपकी स्टैटिक डिवाइस कहलाती है। तो ये था आपका टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। तो ये अगर डेफिशिएंसी है कहीं पे तो आप उसको भी बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।